हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2016 की परीक्षाओं में आया था, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका सब्जेक्ट रहता है, पहला सब्जेक्ट, पहला विषय कौन सा रहता है, पहला प्रश्न पत्र कौन सा रहता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। 2016 की परीक्षाओं में ये प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिला था। तो आज इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि ये PDF फाइल आपको कहाँ से और कैसे मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहले आपको बताइए होगा, ये आपका 50 अंक का पेपर होता है जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है ये नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लें। ये जो परिभाषा ये किसकी है, तो ये जो परिभाषा ये क्रॉनबेक की है। किसकी है? क्रॉनबेक की। आपको ध्यान रखना है, क्रॉनबेक की परिभाषा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। दूसरा कौन सा प्रश्न आपका, मापन क्या है? ठीक है, मापन यानी कि मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट यानी कि मापन क्या होता है? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, तुलनात्मक होता है या उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। ठीक है, मापन कैसा होता है? मात्रात्मक। इसके साथ बात करें मूल्यांकन की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है मूल्यांकन कैसा होता है, तो मूल्यांकन आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है, लेकिन जो मापन होता है इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मापन कैसा होता है? केवल मात्रात्मक। ठीक है, तो मापन क्या होता है? मात्रात्मक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन है वो किस में किया जाता है? ऑप्शन ए आपका सतत मूल्यांकन में, या फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन में, या फिर व्यापक मूल्यांकन में, या फिर इकाई मूल्यांकन में। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन है वो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं, ठीक है, उन सभी का जो मूल्यांकन है वो व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। ठीक है, इनका जो संबंध है वो मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, कौशलात्मक पक्ष से, या फिर नैतिक पक्ष से। तो दोस्तों, इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संज्ञानात्मक पक्ष से। कौन से पक्ष से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, इनका जो संबंध है मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे क्या पूछा गया? सत्र के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन है वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? ठीक है, जो सब हमारा सेशन समाप्त हो जाता है, ठीक है, कोई भी सेशन है आपका, ठीक है, मान लीजिए आपका 24-25 का ही सेशन था, ठीक है, और सेशन समाप्ति पर हमारा जो मूल्यांकन किया जाता है, जो परीक्षाएं ली जाती हैं, कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? वो तो आपका वार्षिक मूल्यांकन। कौन सा? वार्षिक मूल्यांकन। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन। सेशन के समाप्त होने पर यानी कि सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वो कहलाता है आपका वार्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रायोगिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? जो प्रैक्टिकल होता है जिस तरह से, ठीक है, जिस तरह से आप प्रैक्टिकल बोलते हैं जिसको आप, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है प्रैक्टिकल की। तो जो प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक मूल्यांकन है वो किन किन सब्जेक्ट में होता है यहाँ पर आपको बताना है। क्या विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है? क्या हिंदी और संस्कृत में होता है? क्या इतिहास और नागरिक शास्त्र में होता है? क्या दर्शन शास्त्र में होता है? तो इस सवाल का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान, भूगोल और कृषि। इसमें क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, क्या इस तरह से होता है? प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। विज्ञान को, भूगोल को, ज्योग्राफी को और कृषि को क्या होता है? प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो इसमें प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, उत्तम परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसकी वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। ठीक है, ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। लेकिन जो कठोरता है, ये कठोरता है, लिखा हुआ क्या है? कठोरता है। ठीक है, कठोर होता नहीं है, कठोरता है। ठीक है, ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। तो 3 यहाँ पर उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। ये तीनों उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, लेकिन जो कठोरता है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। और आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, किसकी? उत्तम परीक्षण की। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, इसके साथ आपका प्रश्न संख्या 8 है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन है
वो किया जाता है। ठीक है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है? आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, या फिर दक्षता मूल्यांकन। तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौखिक मूल्यांकन में। किसमें किया जाता है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन? मौखिक मूल्यांकन में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 9। इसमें क्या पूछा गया है? छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का जो पक्ष है वो कहलाता है, कौन सा पक्ष कहलाता है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है, क्या भावात्मक पक्ष कहलाता है, या कौशलात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भावात्मक पक्ष कहलाता है। छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से जो संबंधित होता है वो मूल्यांकन का वह पक्ष कहलाता है आपका भावात्मक पक्ष। ठीक है, इसके साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्लू प्रिंट का संबंध किससे? क्रियात्मक सोच से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, या फिर उपचारात्मक शिक्षण से? तो ब्लू प्रिंट का यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें एक स्टेप आती है ब्लू प्रिंट। ठीक है, तो ब्लू प्रिंट जो कौन सा किसके स्टेप्स है? ये प्रश्न पत्र निर्माण की, प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है तो अलग अलग स्टेप्स होती हैं उसकी। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप्स होती है आपकी ब्लू प्रिंट का तैयार करना। ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो ब्लूप्रिंट का जो संबंध है वो किससे है? प्रश्न पत्र के निर्माण से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? क्या निदानात्मक शिक्षण कहलाता है, क्या नवाचारी शिक्षण, या फिर उपचारात्मक शिक्षण, या फिर कौशल आधारित शिक्षण? तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, छात्रों की त्रुटियों का जब ज्ञान हो जाता है तो उन्हें दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है उसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। इस ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, किसका बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। ये एक परिभाषा दी हुई है और ये किसकी है यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये परिभाषा किसकी है? ये कथन किसका है? ये रॉस का है। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लें, बाद में आप ये ना कहें कि पता नहीं चला। इसके साथ बढ़ना है आप अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 13। शैक्षिक सत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने किया था? यहाँ पर आपको बताना शैक्षिक क्षेत्र में। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है वो किसने किया था? स्टीफन एम कोरे, स्किनर, रायबर्न, या फिर वुडरो? ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। ठीक है, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब आपका आ चुका है 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहले देख लीजिए, प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान के लिए किए जाने वाला जो शोध है वो कौन सा शोध कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्रियात्मक शोध। ठीक है, कार्यक्षेत्र से संबंधित आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई समस्या है उसके कारणों को जानने और उसके समाधान के लिए, कोई समस्या है उसका जानने के लिए और समस्या के समाधान के लिए जो शोध किया जाता है उसे हम क्रियात्मक शोध बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। ठीक है, कितने पक्ष होते हैं प्रश्नों के? तो ये होते हैं आपके 4 पक्ष। ठीक है, प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के टोटल 4 पक्ष होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपने अति लघु 3%। ठीक है, फटाफट ये भी देख लेते हैं। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सके। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन को परिभाषित कर दीजिए। तो चलिए मूल्यांकन को परिभाषित कर देते हैं। मूल्यांकन जो है वो विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। मूल्यांकन कैसा होता है? मूल्यांकन आपको मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जो मापन होता है वो आपका केवल और केवल मात्रात्मक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों को क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व और शैक्षिक उपलब्धियों को आदि को निश्चित मानकों के आधार पर परखा जाता है। शैक्षिक मापन क्या है? शैक्षिक मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता देखी जाती है, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों को क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा और परखा जाता है। अगर आप इसमें से एक आध वर्ड भूल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं एक आध शब्द, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बस याद रखिएगा, इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद हो जाएगा। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो परीक्षण किया जाता है उससे आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण एक प्रक्रिया है, प्रणाली है। परीक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है,
यानी एक प्रोसेस हो सकती है या फिर एक प्रणाली है जिसका जो उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जो यहाँ पर समस्याएं होती हैं या विशेषताएं होती हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? परीक्षण का। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कर दीजिए, तो कर देते हैं फटाफट। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष मात्रात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं? मात्रात्मक पक्ष कह सकते हैं और उन्हें भावात्मक पक्ष आप कह सकते हैं। दो प्रमुख पक्ष आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि क्यों है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता लगाते हैं हम, जिससे उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। पहले उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कमजोरी है, ठीक है, कहाँ पर वो उनकी वीकनेस है, उसके बाद उन्हें यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 21 है, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बता दीजिए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार हो जाएंगे आपके रचनात्मक और योगात्मक। ठीक है, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकारों के बारे में आपसे पूछा गया, तो आप रचनात्मक लिख सकते हैं, मूल्यांकन का एक प्रकार है। दूसरा आपका योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है? जो अच्छा परीक्षण होता है उसमें वैधता होनी चाहिए, ये आपको पता है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, और विश्वसनीयता, ये अच्छे परीक्षण की यहाँ पर विशेषताएं। तो वैधता से क्या अभिप्राय यहाँ पर आपको बताना है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है। ठीक है, कोई परीक्षण है कितनी सत्यता से उसका मापन कर रहा है, जहाँ जिस मापन के उद्देश्य के लिए उसे तैयार किया गया। कोई परीक्षण, ठीक है, तैयार किया गया किसी भी चीज़ को मापने के लिए, उस चीज़ को वो कितनी सत्यता के साथ मापता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। ये यहाँ पर आपको बता देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रश्न जो है वो छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उनसे जुड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 24 यानी कि 24 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। तो एक अच्छा प्रश्न जो है वो बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता कब लिख सकते हैं? अच्छा प्रश्न सोच को उत्तेजित करता है। ठीक है, किसको उत्तेजित करता है? सोच को उत्तेजित करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बता दीजिए। तो प्रश्न आपके हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी आपने देखा ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे बोलते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इसके अलावा आप अति लघुत्तरीय प्रश्न भी लिख सकते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न भी एक प्रकार होता है, उसे आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 26 क्रियात्मक शोध को परिभाषित कर दीजिए। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है, क्रियात्मक शोध कैसा अनुसंधान है? एक ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य क्षेत्र से संबंधित कहीं पर कोई समस्या आ रही है उसको जानने और समस्या के समाधान करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रियात्मक शोध। ठीक, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान खोजना कहाँ से संभव है? जल्द से जल्द क्रियात्मक शोध से ही संभव है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में आपसे क्या पूछा गया? क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं आपके साक्षात्कार विधि, ठीक है, जिसमें आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं। दूसरी आपकी अवलोकन विधि, ठीक है, कौन सी है? अवलोकन विधि। ठीक, ये दो प्रमुख उपकरण है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 29 क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको बताना होगा। तो क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना क्या है? परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा क्या किया जाता है? समस्या को समाप्त करने के लिए समाप्त करने की कोशिश की जाती है, यानी कि प्रयत्न किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते थे? परिकल्पना कह देते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 30 ये यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न होगा। अब यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 30 में क्या पूछा गया? शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय? तो शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। ठीक है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का
संचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 30 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्दी पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी जैसे ही सारे PYQ की सीरीज समाप्त होगी। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करा दी जाएंगे। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए ये पूरी PDF फाइल आपको दे दी जाएगी, आप खुद से भी उसे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद